प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 8415 पदों की भर्ती निकली हुई है, जिसका कि एग्जाम 14 मार्च से 21 मार्च को निर्धारित किया गया है, उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे, जिसमें कि एग्जाम के पैटर्न पे ही कुल 100 प्रश्न होंगे। इसलिए आप कॉपी और कलम लेकर के वीडियो के सामने बैठे, ताकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बताऊं आप आंसर कर सकें, और जैसे मैं करेक्ट ऑप्शन या आंसर बताऊं आप चेक कर सकें कि आपके 100 में से कुल कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इस सेट का, वो है पीलापन किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीलापन के जो दोनों शब्द हैं इनके अर्थ निकलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाएक का विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है एक जोड़ एक, एक जोड़ इक, एक जोड़ इक, और ऑप्शन डी है एकाई जोड़ क। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक जोड़ एक मिलकर के बनता है एकाएक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमानी का विपरीतार्थक क्या है। ऑप्शन है स्वाभिमानी, विनम्र, घमंडी, दयालु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विनम्र जो है अभिमानी का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है रक्तिमा में प्रत्यय क्या है। ऑप्शन है तमा, मा, इमा, आ। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमा। क्योंकि रक्त जोड़ ईमा मिलकर बनेगा रक्तिमा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखबार किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अखबार जो है वो एक विदेशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है राजपुत्र किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तत्पुरुष समास हो जाएगा राजपुत्र, क्योंकि इसका अर्थ हो जाता है राजा का पुत्र। अगला क्वेश्चन है आंख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। निरीप, दृग, अश्रु, भिक्षु। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दृग का अर्थ होता है, दृग मतलब होता है आपका आंख, नयन या नेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ऑप्शन है आंसू, पाठक, पशु या पक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसू। अगला क्वेश्चन है लक्षण का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन है लाक्षणिक, लक्षणा, लक्ष्य या लक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाक्षणिक जो है लक्षण से बनने वाला एक विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है चकोर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। चकोरा, चकोरी, चकोरनी या चिकोरी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चकोरी जो है आपका चकोर का स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो कि एक प्रकार के पक्षी होते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं भौतिक सुखों का अभिलाषी नहीं हूं, इस वाक्य में सुख किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुख एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है सी कॉल्ड डैश लेट मी लेट लास्ट नाइट। तो इसका जो है आपका इस पे फिल करना है आपको प्रपोजिशन इन, फॉर, विद या ऑन। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन। सी कॉल्ड ऑन मी लास्ट नाइट, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो है लास्ट नाइट को जो है कॉल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंट्रीम ऑफ एम्बिग्यूअस। इसमें ऑप्शन है क्लियर, कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, वेग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका अर्थ होता है क्लियर मतलब साफ, जबकि एम्बिग्यूअस मतलब धुंधला हो, जो आर पर सही से दिखाई ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट वर्ड। इसमें आपको स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अम्ब्रेला, ट्रेजर, टेरिफिक, ट्रायंगल। तो इसमें देखिए यहाँ पे टेरिफिक जो है ये आपका एक करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, जबकि ट्रायंगल में स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है, या फिर जो है ट्रेजर और अम्ब्रेला भी यहाँ पे मिस स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट सेंटेंस। nobody denies the fact, nobody denies the fact, nobody deny the fact, और ऑप्शन डी है nobody denied द फैक्ट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नो बॉडी डिनाई द फैक्ट। इसमें सही सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है मैथ से, और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 अपन जो है पे लिखा हुआ है 216। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि इसको 6 छक्का 36 छक्का
216 हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बदले में 1/6 और इसका जो है होल पावर हो जाएगा आपका 3, और 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो पहले से पावर है, यानी कि आपका -2/3। इसके बाद से हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा हुआ 127, 1/27, तो 1/27 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब। और टोटल का होल पावर कितना है, तो टोटल का आपका जो है होल पावर है यहाँ पर माइनस में 4/3। तो यहाँ पे हम लोग 4/3 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 का पावर जो है आपका -2 है, यानी कि आपका 6 का पावर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि माइनस से तो एक कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये माइनस से ये एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी माइनस से ये एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 6 का पावर 2 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, तो 6 का पावर 2 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 3 का पावर 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाता है, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका 3 का 3 टू द पावर 4 है, तो इसका जो है आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, तो 9 नवा 81 हो जाता है और 9 चौके 36 हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, 4/9। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 30, 44 और 56 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष आए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, इसका जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में यहाँ पे किसका किसका निकालेंगे, हम निकालेंगे 12 का, 30 का, 44 का और आपका 56 का। तो सबसे पहले हम इसको किससे कटाएंगे, 2 से कटा देते हैं। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 22 और 56 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। फिर से हम इसे क्या कर देंगे, तो फिर से हम जो है इसे 2 से कटा देंगे। जब 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 6 के बदले में आ जाएगा 3, 15 का 15 ही रह जाएगा, 22 का 11 आ जाएगा और 28 का 14 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं कट सकता है, तो इसको हम लोग कटाएंगे 3 से, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से 3 एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 15 5 बार में जाएगा और 11 का 11 रह जाएगा और बाकी 14 का आपका जो है 14 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 में जब 11 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 152, सॉरी 154 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल तरीका है, आप लोग जानते भी हो। इसमें आपका 4 है तो 4 रख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से 4 1 5 कर देते हैं और यहाँ पे 1 है तो 1, तो 154 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 5 3 15 दूना 30 दूना 60, तो इसमें 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सिंपल आपको 0 बैठा देना है, बाकी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौका 24 का 4 हो जाएगा, हाथ में 2 है और 15 छक्का 90 और 2 92। तो इसमें देखिए यहाँ पे 9240 एक ऐसा आपका जो है संख्या होगा जिसमें कि इन चारों ही संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो यहाँ पे जो 9247 आएगा, ये 9247 आपका ऐसा एक संख्या हो जाएगा जिसमें कि हम लोग इन चारों में से किससे भाग करेंगे तो 7 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9247। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम बार का काम करते हैं, तो 4 - 3 करेंगे। तो जब 4 माइनस हम अगर 3 करेंगे तो इसके बदले में चलिए हम घटा के इसके बदले में क्या लिख देंगे, 4 - 3 मतलब 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब छोटा वाला ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे, तो ये इन दोनों को हटा करके 5 में से 1 घटा के ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 5 में से जब 1 घटा के डायरेक्ट हम लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 4। अब देखिए मझले वाले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 6 - 4 आ जाएगा। जब 6 - 4 आ जाएगा तो इन दोनों को हटा करके मैं 6 में से 4 घटा के डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। अब उसके बाद से सबसे बड़े वाले ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2, तो 3 - 2 मतलब 1 होता है। तो चलिए इन दोनों को हटा करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या, 1। अब आपका जो बाहर निकलेगा ये 1, तो 2 - 1 आ रहा है, तो 2 में से 1 घटा करके लिख देते हैं, आंसर कितना हो जाएगा, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो इन दोनों को हटा करके डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2 टू द पावर x into 8 टू द पावर 1/5 इक्वल टू आपका 2 टू द पावर 1/5 है। तो x का हमें वैल्यू निकालना है। सिंपल तरीका है, यहाँ पे 2 का पावर आपका x है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 2 का क्यूब और इसका पावर आपका 1/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर अब आपका ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x। अब चूंकि यहाँ पे 2 टू द पावर जो भी था ना वो आपका गुणा में था, मतलब मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए क्या हो जाता है, पावर आपका ऐड होता है। तो हम क्या करेंगे, x
और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 3/5। अब ये 3/5 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 2 टू द पावर 3 था, 2 टू द पावर 1/5 था, तो 3 में हम लोग 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू में आपका 1/5 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस में आएगा, मतलब कि 1/5 और माइनस में 3/5। तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे 5 का 5 रहेगा और 1 में से 3 घटा देंगे, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो -2/5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन जो है आपका करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि एक नए व्यक्ति की आयु जोड़ ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी। सिंपल सी बात है, जब 30 छात्रों का जो है औसत आयु 9 वर्ष है तो सबका सम कितना होगा, तो 30 छात्रों का जो उम्र होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 × 9। 30 × 9 का मतलब कितना हो जाता है, 9 × 27। तो हम लोग 9 × 27 मतलब ये आपका हो जाएगा 270। तो पूरे जो 30 छात्र हैं इनका जो है उम्र का जो एज है, सॉरी सम है, जोड़ है, वो है आपका 270। अब इसमें कोई एक व्यक्ति नया जोड़ा जा रहा है तो सबका आपका एवरेज कितना हो जा रहा है, तो पहली बात ये कि 30 छात्र पहले से थे, एक नया जोड़ रहे हैं तो 31 हो गया। अब 31 लोगों का जो उम्र निकालेंगे तो अभी कितना हो गया, ये 10 के एवरेज से है, तो हम क्या कर देंगे 31 × 10 कर देंगे। जब 31 × 10 करेंगे तो सभी जो व्यक्ति हैं उनके उम्र का सम आ जाएगा आपका 310। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 30 व्यक्ति है तो 270 और 31 व्यक्ति है तो 310 हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक व्यक्ति जो है उसका एज हो जाएगा। तो उस एक व्यक्ति का एज यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 310 में से 270 गया तो आपका हो गया 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी आयु, सॉरी, वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए और बी का जो है आपका आयु का अनुपात दिया है 3:4। तो हम मान लेते हैं कि एक का जो है आपका 3x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, अनुपात में दे रखा था 3:4, तो इसलिए दूसरे का हो जाएगा आपका जो है 4x। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों का जो है उम्र 10 वर्ष अगर पहले लिया जाए, यानी कि 3x माइनस अगर लेते हैं हम क्या 10 वर्ष, तो ये जो उम्र है ये दूसरे वाले की उम्र का आपका आधा हो जाएगा। दूसरे वाले का उम्र 10 साल पहले कितना था, तो आपका जो है 4x - 10 था। अब क्या है, इसका आधा लेना है, तो इसका आधा मतलब 2 से भाग कर देंगे। अब ये जो 2 इधर आएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या कर देंगे 3x में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, तो 6x और माइनस हो जाएगा आपका जो है 20 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4x - 10। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 को जब उधर लेके जाएंगे तो 20 जब इधर जाएगा तो आपका पॉजिटिव में जाएगा, तो जब पॉजिटिव में जाएगा और पहले से आपका माइनस में 10 है तो +20 और -10 यानी कि आपका हो जाएगा प्लस में 10। अब ये 4x प्लस में है, इधर आएगा तो ये आपका जो है माइनस में आएगा, तो 6x - 4x तो हो जाएगा आपका ये 2x। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा 10 कितना बार में, तो 5 बार में, तो इस तरीके से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। अब x का वैल्यू जब 5 आया तो वर्तमान यहाँ पे जो है आयु पूछा हुआ है, तो वर्तमान आयु आपका 3x है। अब जब वर्तमान आयु 3x है तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 और यहाँ पे 4x कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20। अब यहाँ पे दोनों का सम हमें निकालना है, तो सब दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 और 20 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 35। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है एक उम्मीदवार चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से 360 मतों से हार गया, तो जबकि मत कुल मतों का 40% है, कुल मतों की संख्या क्या है। ठीक है। तो देखिए अगर दो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक कोई ए व्यक्ति है और बी कोई दूसरा व्यक्ति है, अब जो भी वोट मिलेगा तो आधा जो भी वोट मिलेगा ए को मिलेगा और बाकी जो बचेगा वो बी को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक व्यक्ति को जो है आपका मतलब वो हार जाता है, उसको वोट कितना मिला है, उसको मिला है 40%। जब एक व्यक्ति को 40% वोट मिला है तो जाहिर सी बात है दूसरे व्यक्ति को 60% मिला होगा। ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति को 60% मिला है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कितना परसेंट वोट से जीता है, तो हम लोग घटा लेंगे। ये जो है आपका 20% वोट से जीता हुआ है बी व्यक्ति। ठीक है। और यही जो आपका 20% है ये कितना है, ये है आपका 360। तो सिंपल लॉजिक लगाइए और इसका आंसर लाइए। क्या है देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आपका
मतलब मान लीजिए कि पूरा वोट जो आपका x है, तो x का 20% आपका कितना हो रहा है, तो x का जो है आपका 20% हो जा रहा है 360। ठीक है, ये हो रहा है आपका 360। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका जो है, चूंकि देखिए यहाँ पे 100 प्रतिशत को हटाइएगा, परसेंटेज को हटाइएगा, तो नीचे में आपका 100 आ जाएगा। तो यही आपका 100 उधर जाएगा, चूंकि इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा, तो आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हो जाएगा आपका 360, और 360 गुणा में जाएगा आपका 100, और डिवाइड में आ जाएगा आपका जो है 20। तो अब हम कटा देंगे, इसका करेक्ट आंसर ला देंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और बाकी जो है आपका ये 2 से जब 36 को कटाएंगे तो 18 बार में जाएगा। तो इस तरीके से 18 में जब गुणा करेंगे 100 से, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 1800। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 2 रुपए के 5 केले खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 5 को केला बेचता है वो 2 रुपए में, तो फिर आपका एक केला कितना बेचेगा, तो ये आपका एक केला जो है 2/5 रुपए में बेचेगा। तो एक केला का हमने क्या निकाल लिया, एक केला का जो है हमने सीपी निकाल लिया, ये उसका जो है कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब खरीदारी हो गया। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे कि बेच रहा है कितना, तो 3 रुपए में आपका 4 बेच रहा है, तो 3 रुपए में जब 4 बेच रहा है, तो एक किले का दाम कितना हो जाएगा, तो एक किले का दाम हो जाएगा आपका 3/4 रुपए। तो ये आपका 3/4 रुपए क्या है, ये है आपका एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। तो हमें निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आपका लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका जब लाभ हम निकालेंगे तो लाभ बराबर क्या आ जाएगा, लाभ बराबर आपका जो है एक किले का जो दाम है बेचने का, उसमें से खरीदारी को घटा देंगे। तो आपका बेचने का दाम कितना है, 3/4 है। तो 3/4 में से अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे 2/5। जब 2/5 घटाएंगे तो देख लीजिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 4 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और जब 20 में 4 से भाग करेंगे 5, 5 3 आपका हो जाएगा 15, और 15 में से हम घटा देंगे कितना, तो 5 चौके 20, तो 4 आ रहा है, 4 दूना 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका लाभ आ जाएगा 7/20। अब जब लाभ आपका आ गया है तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। जो आपका लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो क्या तरीका होता है, इसका तरीका होता है कि लाभ में हमें 100 से गुणा करना होता है, तो हम क्या कर देंगे 7/20, और इसमें हम लोग गुणा कर देंगे आपका जो है 100 से, और फिर हम डिवाइड कर देते हैं कितना से, तो फिर हम डिवाइड कर देंगे इसको जो है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 2/5 से। तो हमने 2 यहाँ पे क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7/20, और ये आपका जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा 100। अब इसको हम कटा देंगे तो सिंपल तरीका है, 20 से ये कटेगा 5 बार में, अब 50 25, और 25 में जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, तो यहाँ पे जो है 2 अठे 16 हो जाएगा, इसके बाद से 1 5, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और बाकी जो है आपका 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 बार में, यानी कि 87.5। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है, कोई धन सलीम और रहीम के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया, यदि रहीम का भाग 24 रुपए हो तो कुल धन कितना है। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीका है, सिंपल क्या तरीका है कि एक को मिल रहा है 4 और दूसरे को मिल रहा है 3, यानी कि कुल धन कितना है, तो कुल धन आपका जो है 7 है। तो रहीम का इसमें कितना हिस्सा हो गया, तो रहीम का हिस्सा हो गया कुल धन का आपका 3/7। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि भाई अगर मान लीजिए कि x धन है, तो x का आपका x का जो है 3/7 रुपए कितना है, तो x का 3/7 है आपका 24 रुपए। ठीक है, तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो है आपका हो जाएगा 2400, और मल्टीप्लाई बाई 7, और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे, जब 3 से ये कटाएंगे 2400, तो ये जाएगा आपका 800 बार में। अब 800 में गुणा करेंगे जब 7 से, तो 8 7 5600 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि है 120 रुपए पर 9% स्टॉक में 5600 रुपए लगाकर कितनी वार्षिक आय प्राप्त होगी। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका यही है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि ये जो है आपका 120 रुपए में कितना कमाई हो रहा है, तो ये आपका जो है 9 रुपए कमाई हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 1 रुपए की कमाई, 1 रुपए पर कितना कमाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9/120 रुपए। तो इस तरीके से आपका जो है 5600 रुपए लगाएंगे तो कितना कमाई होगा, तो 5600 रुपए पर जो आपका कमाई होगा 9/120, और गुणे हो जाएगा आपका 5600। तो सिंपल इसको हम कटा देंगे, क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये आपका जो है
जब 3 से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब 4 से इसको घटा देंगे तो 14 चौके 56 होता है तो 140 हो जाएगा। अब 140 में हम गुणा कर देंगे 3 से तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 420। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 420। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, कांस्य, ताम्र, लौह या टीन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, कौटिल्य ने, बिंदुसार ने, पुष्यमित्र ने या अशोक ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है किस काल को भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल या कुषाण काल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है खगोल शास्त्र में गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध नाम है, ऑप्शन ए वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट जो है वो गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, जिन्होंने कि आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच का समय भी निकाला था और ये पटना से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, विवेकानंद, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था गुरु नानक ने या फिर गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु तेज बहादुर या फिर गुरु रामदास ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर को बसाया था, स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है किस शासक के समय तंबाकू की खेती भारत में शुरू की गई थी, अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, सलीम जिसको कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किससे था, बरार से, अहमदनगर से, बीजापुर से या गोलकुंडा से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुप्त। अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे, प्रचारक के रूप में, खोजकर्ता के रूप में, शासक के रूप में या व्यापारी के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी व्यापारी के रूप में आए थे शुरू में। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार, यहाँ पे जो है र छूट गया है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया, 1905 में, 7 में या 9 में या 8 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी, अनुदार दल, उदार दल, मजदूर दल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मजदूर दल का जो है सरकार था जब इंडिया आजाद हुआ। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, 1784 में, 1773 में, 1781 में या 1853 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1784 में। अगला क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या फिर 1858 के अधिनियम द्वारा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है जो भी आपके प्रोविंसेस थे यानी कि प्रांत थे उन सभी में द्वैध शासन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम है, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जो है ये 4 सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं जो कि अवरोही क्रम में यहाँ पे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और बिहार 3 नंबर पे, पश्चिम बंगाल 4 नंबर पे और महाराष्ट्र 2 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस पोताश्रय में जलयान जोड़ने का उद्योग विकसित है, यहाँ पे तोड़ने लिखा गया है। ऑप्शन है अलग, मरमुगांव या कोकिनाडा या विशाखापट्टनम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल मई में नॉर्थ वेस्टर्न से
नॉर्वेस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये आपका जो है बारिश करवाती है। तो आपको बताना है कि ये बारिश कहाँ पे करवाती है, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर गोवा में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर जो है वर्षा कराती है अप्रैल और मई के महीनों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल का सीमा बनाती है, गंडक, कोसी, काली या तीस्ता। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी, जो कि बिहार का श्लोक भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में अग्रणी है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर या असम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतया जिम्मेदार है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा है, और मीथेन। तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सीएफसी जो है आपका ओजोन को खत्म करने का सबसे प्रमुख कारक कह सकते हैं कि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ। ऑप्शन है कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्यन। तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान में या कोरोमंडल तट में या तेलंगाना में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में जो है पेट्रोलियम पाए जाने की सबसे कम संभावना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कन्याकुमारी तमिलनाडु, उटी कर्नाटक, काजीरंगा असम, सिमलीपाल उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, उटी भी कर्नाटक में है, काजीरंगा भी असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और तो ये तीनों तीनों सही है। तो इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिमलीपाल उड़ीसा में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती नदी पर, या गुजरात में साबरमती नदी पर, या फिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में ताप्ती नदी पर जो है उकाई परियोजना डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा है, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन या हांगकांग। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या नेपाल में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बैंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, लुधियाना किस नदी के किनारे पर स्थित है, झेलम, सतलज, ब्यास या रावी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम या हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, अभी मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन है मोहन सिन्हा, फारूक अब्दुल्ला, शहनवाज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद या राजीव गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी ने बीड़ा उठाया था सबसे पहले पंचायतों में महिलाओं के स्थान को आरक्षित करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए। तो इसका अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है, किस राज्य, किस विधानसभा में राज्यपाल 2 महिलाओं को नियुक्त कर सकते हैं, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से शुरू हुआ, 1996, 97, 98 या 2000 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1998 में से ईवीएम मशीन का प्रयोग करना भारतीय चुनाव में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है, मसूरी, माउंट आबू, नागपुर या हैदराबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है, दिल्ली एवं चंडीगढ़, दिल्ली एवं पौंडीचेरी, चंडीगढ़ एवं पौंडीचेरी या दिल्ली एवं दमन दीव। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और पौंडीचेरी। ये 2 ऐसे यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र हैं, जहां पर कि आपके विधानसभा होती है।
बाकी जो है आपके जो 6 बज रहे हैं उसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है केरल का हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोटायम, कोची, एर्नाकुलम या त्रिवेंद्रम? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एर्नाकुलम में जो है केरल का हाई कोर्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसको संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश? तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति जी जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय? इनमें से कोई नहीं, तो अभी हमने देखा था। इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है भारत की संचित निधि में धन कहां से आता है? राजस्व से, नया ऋण से, ऋणों के भुगतान से या उपर्युक्त सभी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज का शुरुआत कब किया गया? 1958, 1959 या 1960 या 1962? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959 में 2 अक्टूबर से जो है आपका ये स्टार्ट किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। और कहां से स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका राजस्थान का जो है नागौर जिला से स्टार्ट किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, नागौर जिला से ये स्टार्ट किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं का की ढांचा कितने स्तरीय होती है? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, 6 स्तरीय? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तरीय। गांव पर जो है ग्राम सभा और आपका इसके बाद जो है आपका ब्लॉक पर जो है पंचायत समिति और जिला लेवल पे हो जाता है आपका जिला पार्षद। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना है आपको। आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ml_t-1, ml-1t, ml-1t-1 और ऑप्शन डी है ml-1। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है आपका ml-1t-1। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जल से भरी एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्व में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता, एक चक्कर का अधिकतम समय क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऊर्ध्व घुमाने का मतलब इस तरीके से आपका ऊपर से नीचे आ रहा है और जा रहा है। तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है ये पानी नीचे गिरने वाला होगा, लेकिन बहुत ही कम समय रखेंगे तो आपका नहीं गिरने वाला होगा। तो पूरा ये चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको आप फॉर्मूले से सॉल्व कीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है भार W के लोहे की एक भारी छड़ का एक सिरा भूमि पर, दूसरा सिरा व्यक्ति के कंधे पर है। छड़ क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया छड़ का भार क्या है? देखिए यहाँ पे एक जो है ना, कोई यहाँ पे एक व्यक्ति हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो छड़ है वो जमीन के साथ में जो है इसके कंधे तक गया हुआ है, ठीक है। अब कंधे तक ये गया हुआ है तो इस तरीके से ये तिरछा होगा। तो आपको बताना है कि इसका जो है भार कितना महसूस किया जाएगा वो व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे जो भार है ये हो गया उसका जो है W और ये हो गया उसका थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे की तरफ में जो इसका भार लग रहा है ये हो जाएगा आपका W साइन थीटा। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W साइन थीटा जो है उसको उसका वेट लगेगा व्यक्ति के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है घिरनियों के एक निकाय का यांत्रिक लाभ 4 है, 100 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए आवश्यक बल कितना होगा ये आपको निकालना है। तो सिंपल तरीका है यहाँ पे, जबकि जी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो क्या कर देंगे इसमें जो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है 25 बार में कट जाएगा 4 से 100 और 25 में जो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी
250 न्यूटन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल तथा स्कूटर में बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए संपर्क में स्थित सतहों का क्षेत्रफल घट जाता है, और ऑप्शन बी है पहिए तथा धुरी के बीच का घर्षण बल अधिक हो जाता है, और ऑप्शन सी है पहिए तथा धुरी के बीच का घर्षण बल कम हो जाता है, और ऑप्शन डी है वाहन तथा पृथ्वी के बीच का घर्षण बल कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जब बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि पहिया और जो उसका धुरी होता है उसके बीच का जो घर्षण बल है ये कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला क्वेश्चन है, जब एक द्रव्यमान किसी तल में एक स्थिर बिंदु के प्रत्यय घुमाया जाता है तो इसका कोणीय संवेग अनुदिश होता है। ऑप्शन ए त्रिज्या के, ऑप्शन बी घूर्णन तल के 45 डिग्री रेखा के, या ऑप्शन सी कक्ष के स्पर्शी के, या फिर घूर्णन अक्ष के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी घूर्णन अक्ष के। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन त्रिज्या संबंधित है बल आघूर्ण से, सरल आवर्त गति से, कोणीय संवेग से, या जड़त्व आघूर्ण से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जड़त्व आघूर्ण से। अगला क्वेश्चन है, एक गोला क्षैतिज तल पर बिना फिसले लुढ़क रहा है, इसके द्रव्यमान केंद्र का रेखिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, गोले का उच्चतम बिंदु का रेखीय वेग कितना होगा। देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे बोला हुआ बिना लुढ़के हुए, ये लुढ़क नहीं रहा है, ठीक है ना, इसलिए जब ये लुढ़क नहीं रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके जो सबसे ऊपर का सबसे उच्चतम जो बिंदु होगा इसका, उस बिंदु का आपका जो रेखीय वेग होगा वो हो जाएगा आपका जो है 0। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, यदि एक वस्तु पर बल F वेक्टर लगाया जाए तो यह वेलोसिटी मतलब वेग भी वेक्टर से गति करती है, तो वस्तु की सामर्थ्य क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है F डिवाइडेड बाई V, F डिवाइडेड बाई Y, F डिवाइडेड बाई V, या F डिवाइडेड बाई V। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे F डॉट V था और F डिवाइडेड बाई V था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी F वेक्टर डिवाइडेड बाई V वेक्टर। हम लोग वस्तु की सामर्थ्य निकालने के लिए जो है कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लंबाई L तथा द्रव्यमान m की एक छड़ क्षैतिज मेज पर पड़ी है, इसे एक सिरे पर खड़ा करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पर जो है एक छड़ हो गया, अब इस छड़ को क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर जो हम लोग खड़ा कर दे रहे हैं, ऊपर जब खड़ा कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका जो है उसका m तो मास हो गया और g का वैल्यू आपका ये नीचे की तरफ में लगेगा, ठीक है। तो ये m हो गया और g हो गया, इसको जो हम लोग l लेंथ तक उठा रहे हैं तो m g l हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है चूंकि ये आधा ही भाग हम उठा रहे हैं मतलब एक हिस्सा उठा रहे हैं, तो इसका हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी mgl डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में कितने तत्व उपस्थित हैं, 115, 92, 23 या 230। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92 जो है प्रकृति में प्राकृतिक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, लवण विलयन यानी कि ब्राइन एक मिश्रण है, सोडियम क्लोराइड का जल में ब्रोमीन का, सामान्य लवण व ब्रोमीन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड का जल में विलयन होता है ब्राइन लवण विलयन। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और केरोसिन उदाहरण है, ऑप्शन ए तत्वों के, ऑप्शन बी यौगिकों के, और ऑप्शन सी मिश्रण के, और ऑप्शन डी यौगिक व मिश्रण के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है कई प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का जो है मिक्सचर होता है पेट्रोलियम, और केरोसिन भी जो है आपका जो है ये मिक्सचर ही होता है, 3 से 4 आपके जो है हाइड्रोकार्बन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वह मिश्रण जो अपने द्रव्यमान का एक समान संगठन नहीं रखता कहलाता है। ऑप्शन ए विलयन, ऑप्शन बी विषम जातीय मिश्रण, और ऑप्शन सी है समजातीय मिश्रण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए यहाँ पे द्रव्यमान का पूछा हुआ है। समान अगर चारों तरफ में अगर मिश्रण के अंदर में द्रव्यमान समान नहीं रहता है तो उसको जो हम लोग ना तो विलयन कहेंगे ना भी समजातीय मिश्रण या फिर ना समजातीय मिश्रण, ये आपका कोई नहीं कहलाएगा। ये समजातीय तब कहला सकता था जबकि आपका संगठन सेम रहता है, या फिर संगठन जब सेम नहीं रहता तो विषम जातीय कह सकते थे, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर होती है 1 ग्राम परमाणु के, या फिर 2 ग्राम तुल्यांक के, या फिर 0.5 ग्राम मोल के, या फिर उपरोक्त सभी के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है और
उसका अणु भार 90 है, यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा तरीका बताऊं, पहले तो ऑप्शन सुन लीजिए, C3H7O3 C3H6O3 C4H6O3 C4H2O3। तो इसमें पहली बात तो ये कि उसका जो अणु सूत्र होता है उसका मतलब कि मूलानुपाती सूत्र का मल्टीपल के रूप में आता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे CH2 है, मतलब C का जो है H डबल है और O का भी डबल है, तो यहाँ पर सब में मतलब जो उसका अणु सूत्र आएगा उसमें भी आपका H जो है C और O से डबल होगा। देखिए यहाँ पे C 3 है तो 3 दूना 6 होना चाहिए था H, तो ये आपका नहीं होगा। इस तरीके से 3 दूना 6 है और O दूना मतलब सॉरी यहाँ पे O भी 3 है तो 3 का भी यहाँ पे H डबल है यानी कि 6 है, ये आपका हो सकता है। आगे देखेंगे हम। फिर देखिए 4 दूना 8 होता है तो ये आपका नहीं होगा, और 4 दूना 8 होता है तो यहाँ पर भी 2 है तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, तो ये का आंसर आपका बच जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C3H6O3। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि C4 और H8 रहता और यहाँ पर जो है आपका C4 रहता, सॉरी O4 रहता, तब क्या करते? तो सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे C का एटॉमिक मास कितना होता है यहाँ पे दे रखा है 12 होता है, H का कितना है आपका 1 है, और O का कितना होता है 16। तो हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है आपका 2 है तो यहाँ पे 1 दूना 2 तो 2 हो जाएगा, 12 2 14, और 14 और 16 हो जाएगा आपका कितना? तो 14 16 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, और जो है आपका यहाँ पे 2 18, और 18 यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। 14 16 आपका 30 होता है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 90 में हम लोग जो है 30 से भाग कर देते हैं, ये आ जाता है आपका 3। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते 3 से, तो यहाँ पर C1H2 और यहाँ पे O1 है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है C3 और H6, और यहाँ पे जो है आपका O3 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कैसे आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करो जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। तो इसका जो है देखिए, तो सिंपल सी बात है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का आपका 16, तो 16 दूना 32 और 12 44। तो सिंपल सी बात ये है कि 44 ग्राम अगर हम लोग लेते हैं CO2, ठीक है, तो 44 ग्राम अगर हम CO2 लेते हैं तो इसमें आपका नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? 1 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए, तो इसमें जो है आपका CO2 जब हमने 44 ग्राम लिया तो इसमें आपका ऑक्सीजन कितना है? इसमें था आपका 32 ग्राम। अब हमें निकालना कितना में है? 16 ग्राम ऑक्सीजन रहे, तो 16 ग्राम जब ऑक्सीजन इसका आधा करोगे 16 ग्राम, तो यहाँ पर जो आपका 12 लिए थे तुम कार्बन, तो इसके भी बदले में हम क्या लेंगे? यहाँ पर हम ले लेंगे इसका आधा यानी कि 6। तो 16 और 6 कितना हो गया? 16 6 आपका 22 हो गया, और 22 ग्राम में हमें निकालना है, तो 22 ग्राम में हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका जो है आधा हो जाएगा, तो इतना 22 ग्राम CO2 में मोलों का नंबर कितना हो जाएगा? तो एक का आधा हो जाएगा 1/2, यानी कि जो आपका 0.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक द्वारा संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर काम करने वाले आकर्षण बल की बल में कमी कहलाती है। परिरक्षण प्रभाव, स्टॉर्क प्रभाव, जीमॉन प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, या फिर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 सॉरी माइनस 19 कूलम, या फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम, या फिर माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सोडियम में है ऑप्शन ए 22 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, या 22 न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 प्रोटॉन होते हैं सोडियम में। अगला क्वेश्चन है कौन सा डायनासोर सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर था? ट्राइनोसोरस, या फिर आर्कियोप्टेरिक्स, या फिर डिप्लोकोकस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोकोकस जो आपका सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर था। अगला क्वेश्चन है काष्ठ, अस्थियों और कवचों के पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण में प्रयुक्त होने वाली विधि है। कार्बन 14, आर्गन समस्थानिक, यूरेनियम 238, या फिर स्ट्रोंशियम 90। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14 का यूज करते हैं हम लोग काष्ठ, अस्थियों और कवचों के पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है संख्यात्मक रूप से संसार में मानव की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? कॉकुसवाइड, या फिर मंगोलवाइड, या निग्रोइड, या ऑस्ट्रेलवाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगोलवाइड जो है आपका संसार में सबसे
मानव की जो है बड़ी प्रजाति का नाम है। अगला क्वेश्चन है, जीवात जीवोत्पत्ति वाद का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने प्रतिपादित किया था? फ्रांसिस्को रेड्डी ने, वॉन हेलमोंट ने, या जॉर्ज क्यूवियर ने, या फिर प्रेयर ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को रेड्डी ने जो है आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुरुष में मुख्य रूप से पाए जाने वाले अवशेषी अंग है? तो इसमें आपको बताना है वेस्टिजियल ऑर्गन जो कि मेनली पाया जाता है, मेनली क्या सिर्फ और सिर्फ जो आपका पुरुषों में पाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कृमि रूपी परिशेषिका यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अक्कल दाढ़ यानी कि विजडम टीथ, बॉडी के बाल मतलब शरीर के बाल, और यहाँ पे जो है स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां जो है पुरुषों में अवशेषी अंग होता है जिसका कि अब हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, जबकि बॉडी हेयर या फिर विजडम टीथ है या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये तो आपका महिलाओं में भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि भाई पुरुष में मुख्य रूप से पाया जाने वाला अवशेषी अंग है मेमरी ग्लैंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर में कौन सा अवशेषी अंग नहीं पाया जाता है? अक्कल दाढ़, कृमि रूपी परिशेषिका, या फिर कर्ण पल्लव पेशी? तो इसमें आपको बताना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे मनुष्य में आपका विजडम टीथ भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, और ईयर जो मसल्स है ये भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इसमें तीनों के तीनों है ही, तो नहीं कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कौन सॉरी कुछ जीव दूसरे जीवों के समान प्रतीत होकर स्वयं को शत्रुओं से बचाते हैं, यह परिघटना कहलाती है? ऑप्शन ए समजातीयता, या फिर ऑप्शन बी अनुहरण, या ऑप्शन सी कृत्रिम चयन, या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक चयन? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुहरण, यानी कि जो है आपका मिमिक्री। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका 98 नंबर, स्तनधारी जंतु तथा पुष्प युक्त पौधे सर्वाधिक विकसित रूप में हैं? ऑप्शन ए आधुनिक युग में, क्रेटेशियस काल में, या जुरासिक काल में, या फिर आदि पृथ्वी पर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक युग में स्तनधारी जंतु तथा पुष्प युक्त पौधे जो है सबसे अधिक मात्रा में विकसित हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसने प्रतिपादित किया कि जीवन की उत्पत्ति एक रासायनिक सूप यानी केमिकल सूप से हुई? ए आई ओपेरिन ने, या फिर जेबी एस हेल्डन ने, या फिर ए बी दोनों ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेबी एस हेल्डन ने प्रतिपादित किया था कि जीवन का उत्पत्ति समुद्र में जो है एक रासायनिक सूप से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला का जो क्वेश्चन है वो है, जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन के अलावा ठीक उसी के समय किसने किया था? टी एच हक्सले ने, या फिर थॉमस माल्थस ने, या एसा ग्रे ने, या फिर ऑल्फ्रेड आर वेलेस ने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल्फ्रेड आर वेलेस ने डार्विन के समय में ही जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रतिपादित किया था। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन देखा, और 100 क्वेश्चन में से उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी का 100 में से 85 नंबर जो है मार्क्स जरूर आए होंगे मिनिमम। और आप जो है अगर जिनका भी नहीं आया आप थोड़ा सा और जी जान से लग जाइए, ताकि इस बार आप रिजल्ट 100% दें। इस वीडियो लेक्चर को मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पसंद किया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हुआ है तो आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि आप और हम मिलकर के आपके दोस्त का भी हेल्प करें और उनका भी इस बार रिजल्ट 100% सुनिश्चित हो। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन।